हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। टुडे जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 9th की एसएसटी में हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। उसके कुछ पोर्शन हो चुके हैं उस चैप्टर्स के। चैप्टर 3 हिस्ट्री का है नाजिम राइज एंड हिटलर। तो ये एक्चुअली में पूरी जो चैप्टर 3 है, तो पूरी कहानी कहीं ना कहीं हिटलर से कनेक्ट हुई स्टोरी है। इस स्टोरी के अंतर्गत जो क्लास 9 के एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करते हुए ऐसे समझे हम। और अभी तक हम लोगों ने 2 पार्ट में इसको देखा है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट ये देखेंगे जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि हिटलर का जो उद्भव हुआ, हिटलर का कमिंग आना हुआ जर्मनी में, और जर्मनी का कायाकल्प होना, जर्मनी की चेंजिंग होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आइए एक एक करके हम लोग लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं कि हिटलर का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था जर्मनी के डेवलपमेंट के लिए या ओवरकम के लिए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये स्थिति को जो बनी, युद्ध के बाद की जो स्थिति बनी, उसमें कैसे वो चेंज हुआ। तो देखते हैं इधर, हिटलर्स राइज टू पावर, दिस क्राइसिस इन द इकोनॉमी, polity and society formed the background to Hitler's rise to power। यानी कहने का मतलब है कि हिटलर का उदय होना, हिटलर की सत्ता में आने का रीज़न क्या था। तो यहाँ रीज़न यही बताया जा रहा है कि द क्राइसिस इन द इकोनॉमी, आर्थिक जो व्यवस्था खराब हुई थी जर्मनी में वो एक, दूसरा पॉलिटिकली, तीसरा सोसाइटी फॉर्म्ड द बैकग्राउंड to Hitler's rise to power। Born in 1889 in Austria। हिटलर का जन्म जो हुआ था, हिटलर का जन्म 1889, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं, हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हम लोग ले लेते हैं, बॉर्न इन 1889 इन ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया बगल का कंट्री है, जर्मनी के बगल की कंट्री। एंड हिटलर स्पेंट हिज यूथ इन पॉवर्टी। हिटलर का जो अगर उसकी जीवनी से हम देखेंगे तो हिटलर की लाइफ जो है, शुरुआती के दिन जो है गरीबी में ही बीते, पॉवर्टी। व्हेन द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, ही इनरोल्ड फॉर द आर्मी, तो वो सेना में ज्वाइन कर लिया अपने आप को। एक्टेड एज अ मैसेंजर इन द फ्रंट एंड बिकेम अ कॉर्पोरल एंड अर्नड मेडल्स फॉर ब्रेवरी। और जो उसकी बहादुरी के जो भी कारनामे फर्स्ट वर्ल्ड वार में हुए, उससे उनको बहुत सारा मेडल उसको मिला, बहादुरी का मेडल मिला, पदक मिला जो होता है सेना में, क्योंकि अच्छा योद्धा था वो। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम। लेकिन युद्ध में होने के बावजूद भी, युद्ध को नज़दीक से देखने के बावजूद भी, जिस तरह से जर्मनी को हारते हुए उसने देखा, वो अपने आप में उसको डरावना सा हो गया था। द जर्मन डिफीट हॉरिफाइड हिम एंड द वर्सलीज ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस। उसके बाद संधि बनी कि भाई इतना कोयला का खदान ले लेंगे हम, फ्रांस ने कहा इतना ले लेंगे, किसी ने आयरन ओर कहा 10 उसका जो ये ले लिया जाएगा, और लिया गया। ये सारे जो ट्रीटी मतलब होते हैं समझौता, संधि, ट्रीटी मेड हिम फ्यूरियस, और ज़्यादा डरा दिया उसको। और फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ, 18 में समाप्त हुआ। होते होते उसकी देश की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी थी। यानी सारी स्थितियों को काफ़ी नज़दीक से हिटलर ने देखा था, काफ़ी नज़दीक से। 1919 ही ज्वाइंड अ स्मॉल ग्रुप कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो उसने देखा, वो बहुत समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति था। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म होने के बाद एक संस्था बनाया, उसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में 1919 ही ज्वाइन ए स्मॉल कॉल्ड द जर्मन वर्कर्स पार्टी। ही सब्सिक्वेंटली टुक ओवर
द ऑर्गेनाइजेशन एंड रिमेन्ड इन द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन, बाद में चल के इसका नाम बदल के कर दिया गया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो ये पार्टी का नाम चेंज हो गया और फिर बाद में जाकर के और एक बार चेंज हुआ। दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजी पार्टी, ये लास्ट तक रहा। इसी से नाजिज्म का उदय हुआ, जो कहा जाता है नाजिज्म एंड हिटलर। तो ये 1919 से स्टार्टअप हुआ, धीरे धीरे 2021 इस तरह से 22 होते होते चेंजेस आए, हिटलर की भी और लोगों से कनेक्ट बढ़ता गया, लोगों में पहुंच बढ़ गई, लोगों पर अपना पकड़ बनाया और बताना शुरू किया कि कैसे अपने देश की स्थिति खराब हुई, इसके कौन कौन से कंट्री रिस्पॉन्सिबल हैं, ये सारी चीज़ों को उसने बताना शुरू कर दिया। इन 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया इन 1923 में 1923 हिटलर प्लान टू सीज कंट्रोल ऑफ बावरिया, मार्च टू बर्लिन एंड कैप्चर्ड पावर। और 1923 आते आते उसने ऐसा प्लान किया कि अब जो जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है, कैपिटल, उस पर हमारा आधिपत्य हो। उसके दिमाग में चल रहा था, हारते हुए जब देखा था जर्मनी को, ही फेल्ड, लेकिन ये वो कर नहीं पाया, सत्ता को अपने में ताकत के बल पर वो नहीं, ही फेल्ड, ही वाज अरेस्टेड। और ये जो नाजी पार्टी बना करके उसने जो कोशिश की थी उसके में पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से ये प्रोसेस नहीं था, एक कैप्चरिंग था। तो कैप्चरिंग में आपको कोई इस तरह से हेल्प नहीं करेगा। एक तो ऐसे ही देश की स्थिति इतनी खस्ता हाल, जो पीछे के हम लोग वीडियो में देखे हैं कि किस तरह से लोगों को नोट छापना पड़ा सरकार को, लाइन में लगे हुए हैं लोग, एक ही नाइट गुजारने के लिए कॉमन प्लेस पर लोगों को रहना पड़ रहा था, घर नहीं है, घर ध्वस्त। तो ये सारी चीज़ें जो स्थिति बनी, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति से गुजर रहा था। सो द नाजीज he failed and was arrested, tried for treason and later released। तो बाद में चलकर उनको छोड़ दिया गया, क्योंकि वो देश के ही थे, कोई ऐसा देशद्रोही वाला काम नहीं था। वो एक बता करके इस तरह से चाह रहे थे कि सत्ता आपको नहीं चलाने आ रही है, जो भी थे उस समय सत्ता पर काबिज, सत्ता ऐसी होनी चाहिए, नाजी पार्टी के तो थ्रू मैसेज उन्होंने दिया। लेकिन लोग सुनता कौन है, पहले से जो बना हुआ है वो चाहते हैं कि हम ही रहें। So the Nazi could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression, 1930 आते आते नाजी could not effectively mobilize popular support till the early 1930। 1930 आते आते उतना ज़्यादा प्रभाव तो नहीं डाल पाया, लेकिन कोशिश जारी रही हिटलर की। इट वॉज ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, और ये बहुत ही तनाव वाला स्थिति था, मानसिक तनाव, डिप्रेशन मतलब तनाव होता है। ग्रेट डिप्रेशन दैट नाजिम बिकेम अ मास मोमेंट। और इस तनाव में नाजिम जो थे, नाजिम पार्टी के फॉलोअर्स जो थे, वो काफ़ी मोमेंट, आंदोलन पर स्टार्ट कर दिया, आंदोलन पर उतारू हो गए। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा है, आफ्टर 1929, 1929 की बात है, 1929 बैंक्स कोलैप्स्ड, बैंक पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सिस्टम हो रहा है, मार्केट में पैसे बैंक ने लोन दिया था और उसके इंटरेस्ट के साथ रिटर्न चाहिए, लोगों के पास है ही नहीं रिटर्न देने के लिए, तो बैंक चलेगा कैसे? फिर बैंक खत्म हो गया तो बैंक को कौन लोन देगा? कोई बड़ा सरकार चल रहे, सरकार खूब नोट छाप करके या कुछ कर ले, उससे कुछ नहीं है, क्रेडिबिलिटी बढ़नी चाहिए। तो वही चीज़ वहाँ बता रहा था कि एज वी हैव सीन आफ्टर 1929 बैंक्स कोलैप्स एंड बिजनेस शट डाउन, व्यापार बाजार बंद होने के कगार पर हो गया। वर्कर्स लॉस्ट दियर जॉब्स, कामगार जो थे वर्कर्स लॉस्ट दियर जॉब्स एंड द मिडिल क्लासेस वर थ्रेटेंडेड। मिडिल क्लासेस जो थे डरे हुए, सहमे हुए थे, क्या होगा मेरे साथ, खेती भी नहीं है, पैसा भी नहीं बाजार में है, बैंक में भी पैसा नहीं है, हमारा जमा ही पैसा हमको नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी स्थिति डरावनी हो गई थी। कोलैप्स एंड बिजनेस शटडाउन, so middle class were threatened with destitutions. In such a situation,
Nazi propaganda. In such a situation, Nazi propaganda stirred hopes of a better future. In 1928, the Nazi party got no more than 2.6% votes. Nazi party got no more than 2.6% vote in the Reichstag. तो वहाँ पर इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में नाजी पार्टी अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी घोषित किया, हिटलर की पार्टी। और फिर उन्होंने इलेक्शन लड़ा और उनको 2.6% वोट्स इससे मिला इनको। द जर्मन पार्लियामेंट को रिस्टैग भी कहा जाता है, तो ये भी याद करने वाला चीज़ है कि जर्मन पार्लियामेंट ऑल्सो नोन एज रिस्टैग, द जर्मन पार्लियामेंट। ये देखिए, बाई 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। 1928 के बाद 1932 आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया और 2.6% से 37% वोट मिला नाजी पार्टी को, यानी हिटलर को सीधे सीधे आप कह सकते हैं, क्योंकि हिटलर ही लीड कर रहा था नाजी पार्टी को। तो ये देखिए किस तरह से लोग दिखा रहे हैं, बताया जा रहा है कि कैसे लोगों में एक तरह से सपोर्ट की भावना जर्मनी के लोगों में हिटलर के प्रति रही। और जो बातें उन्होंने कही इसमें था, तो हिटलर बीइंग ग्रेटेड एट पार्टी कांग्रेस इन न्यूरमबर्ग इन 1932 के बाद फिर 38 यानी आफ्टर 6 ईयर्स फिर ये मीटिंग कर रहा है, काफ़ी मजबूत हो गए हो। ऐसे लोगों की बातों को समझाने में, कन्विंस करने में वो सफल रहा। तो यहाँ पर एक वर्ड है प्रोपेगेंडा, यानी कि प्रोपेगेंडा का मतलब होता है बनावटी चीज़ों को बताना। तो प्रोपेगेंडा स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मैसेज डायरेक्टली एम्ड एट इन्फ्लुएंसिंग द प्रोपेगेंडा का मतलब होगा स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मैसेज डायरेक्टली aimed at influencing the opinion of people through the use of posters, films and speeches. गलत गलत अफवाह फैला देना, लेकिन तो इसने भी वही क्या है, स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मैसेज पास किया, डायरेक्ट एम्ड एंड इन्फ्लुएंसिंग द ओपिनियन, अपनी राय को लोगों तक पहुंचाया। पीपल थ्रू आउट द यूज ऑफ पोस्टर्स का इस्तेमाल हुआ, फिल्म छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल हुआ, भाषण बहुत जगहों पर होने लगा। यानी कैसे लोगों को कनेक्ट किया जाए और बताया जाए कि आपके साथ अन्याय हुआ है, और ये बताने और समझाने में हिटलर सफल रहा। और इसी के कारण वहाँ के लोग हिटलर को इस बात को मानने के लिए बाध्य कर दिया यहाँ को कि जो हिटलर कह रहा है रियली में अपने आप में काबिल तारीफ है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इस चीज़ को समझिए कि फिगर को समझिए। फिगर में ये जो पार्टी थी नाजी पार्टी, उसका सिंबल था स्वास्तिक, जो हम लोग बोलते हैं, है ना। द न्यूरमबर्ग रैली 1936 में एक रैली होती है और कितने लोग आते हैं इसमें। सो रैलीज लाइक दिस वर हेल्ड एवरी ईयर। An important aspect of these was the demonstration of Nazi power as various organizations paraded past Hitler, showed loyalty and listened to his speeches. तो लोग आए, हिटलर का लॉयल बन गए, उदार हो गए, हिटलर के प्रति काफ़ी विश्वास आ गया, ट्रस्ट आ गया। हिटलर इतने लोगों को जोड़ दिया, मैक्सिमम अपनी पार्टी। और जब 37% वोट मिला तो वो सरकार में काबिज हो गया। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर, एक बहुत मजबूत वक्ता था, बहुत पावरफुल। हिटलर वॉज अ पावरफुल स्पीकर। His passion and his words, his passion of his words moved people, लोगों को घुमा देता था।
ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, वो लोगों में प्रॉमिस किया कि मैं एक मजबूत राष्ट्र बनाऊंगा, जो जो खोखला हम लोगों को मिला है, परेशानी हुई है। ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन, और ये प्रॉमिस करने में वो कामयाब भी हो गया, लोग उसकी बात भी मान लिए कि हाँ ये कर सकता है। Undo the injustice of the Versailles Treaty and restore the dignity, कहा जो वर्सलीज में समझौता हुआ था उसके खिलाफ हम हैं, आप लोग हैं क्या? ये हमारे समझौता में, युद्ध में हारने के बाद हमें समझौते में लोहा देना पड़ा, कोयला देना पड़ा कि दोबारा युद्ध हम नहीं करें, इसके लिए हमें ये समझौता करना पड़ा। यानी दोबारा हम युद्ध करेंगे तो ये पनिशमेंट के तौर पर हमें कमज़ोर किया गया। तो अपने आप में जर्मनी के लिए बड़ा ही भयावह स्थिति था कि आप युद्ध से हारे हो और फिर दोबारा युद्ध न करो, इसलिए आपका ये हिस्सा हम ले लेंगे, कोयला ले लेंगे एनर्जी के रूप में, आयरन ओर ले लेंगे, जिससे कि आप नहीं एनर्जी की डेवलपमेंट रूपरेखा तैयार ना कर सके। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन अंडू द इनजस्टिस ऑफ वर्सलीज ट्रीटी एंड रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द जर्मन पीपल। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर द यूथ। उसने ऐसा बताया, लोगों को प्रॉमिस किया कि रोजगार मिलेंगे लोगों को। ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर दोज लुकिंग फॉर वर्क, जो इसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा, एंड अ सिक्योर फ्यूचर फॉर यूथ, और नौजवानों का भविष्य सिक्योर हो, उनकी नौकरी मिलेगी उन्हें। ही प्रॉमिस्ड टू वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंस एंड रेसिस्ट ऑल फॉरेन कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट जर्मनी। Hitler devised a new style of politics. He understood the significance of ritual and spectacle in mass mobilization. तो वो समझ गया था कि जनता हमारे साथ है, इसका उपयोग हम अच्छे से कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हो सके इसको जोड़ सकते हैं, ना नहीं करने वाले लोग हैं। 37% आना, उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ते जाना। तो वही हिटलर डिवाइस्ड अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स, एक अलग तरीके की राजनीति शुरू किया जर्मनी में। एंड ही अंडरस्टूड, वो जानता था, समझा वो कि द सिग्निफिकेंस ऑफ रिचुअल एंड स्पेक्टल इन मास मोबिलाइजेशन, यानी पुरानी रीति रिवाज के तरीके से हम चले तो हमें ज़्यादा संख्या में बल सपोर्ट मिलेगा लोगों का, और लोगों का सपोर्ट और सहयोग ही इम्पोर्टेंट है किसी पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ने के लिए, और मिला भी इसको। नाजी हेल्ड मैसिव रैलीज, तो नाजीज पार्टी देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी रैलियां करने लगा, और रैली में ये मैसेज दूसरे विपक्षी पार्टियां थी उसको जाने लगा कि अब जर्मनी में सिर्फ और सिर्फ नाजी ही रहेगा, दूसरी पार्टी नहीं रहेगी। एज गिवन द फिगर, देखिए, तो हिटलर एड्रेसिंग SA and SS columns noticed the sweeping and straight columns of people. Such photographs were intended to show the grandeur and power the Nazi movement. तो ये इतने सारे लोग दिख रहे हैं ना ये, and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill the sense of unity among the people. The red banners, लाल बैनर्स, रेड बैनर्स विथ स्वास्तिक का निशान, द रेड बैनर्स विथ, उस रेड बैनर पर व्हाइट कलर का स्वास्तिक का निशान, ये उसकी नाजी पार्टी का फ्लैग था, उसका पहचान था। हिटलर senses the sense of the unity among the people, the red banners with the swastika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. तो जितनी सारी उसकी भाषण हुई वो सब भाषण अपने आप में काफ़ी जोरदार रहा, जिससे कि
जर्मनी को लोगों को जुड़ने का काफ़ी मौका मिला, बहुत ज़्यादा। सो नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड, नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड, यानी आप कह सकते हैं कि नाजी पार्टी जो हिटलर बनाया था वो डायरेक्ट लोगों से इस तरह से कह के या हमला करके तो लोगों पर पहुंच नहीं सकता था अपने ही देश पर। तो दिमाग से, स्किलफुल से, दिमाग से कैसे लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है, रैली से, मीटिंग से, भाषण से, स्पीचेस से बता बता के, समझा समझा के अपने ग्रिप में लिया, लोगों का ट्रस्ट जीता, सत्ता में आया। तो नाजी प्रोपेगेंडा स्किलफुली प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट कर गया मतलब कामयाब हो गया। हिटलर एज अ मसीहा, क्या हो गया? मसीहा। मसीहा किसको बोलते हैं? मसीहा बोला जाता है वैसे पर्सन को जो अपने फॉलोअर्स को ख्याल रखे, इस तरह से ख्याल रखे कि अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर वक्त में उसके साथ देने के लिए वो रेडी है। उसको मसीहा कहा जाता है, गॉड की तरह अपने भक्त जनों के लिए होता है वो। तो which sense capture the imagination, Nazi propaganda saviors the he arrived to deliver people from the distress. It is an image that capture the imagination of a people whose sense of dignity and pride had been shattered and who being lived a time of acute economic and political crisis। तो जो भी स्थिति बनी थी आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उस पर काबू पाने के लिए वो सक्षम हो गया था। अब आगे का पॉइंट है द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी ऑन 30 जनवरी 1933, 30 जनवरी 1933 की बात है। प्रेसिडेंट जो वहाँ के थे उस समय के, प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर्ड द chancellorship the highest position in the cabinet of ministers। 30 जनवरी 1933 वहाँ का जो राष्ट्रपति थे हिटलर को एक पोस्ट दे दिए। प्रेसिडेंट हिंडरबर्ग ऑफर्ड द चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, यानी जो भी मंत्रियों का जो दल होता है, मिनिस्टर्स कहा जाता है, उसमें सर्वोपरि मिनिस्टरों में राष्ट्रपति के बाद उसका स्थान हो गया, एक तरह से समझ लीजिए। मिनिस्टर्स टू हिटलर। बाय नाउ द नाजी हैड मैनेज टू रैली द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज। By now the Nazis had managed to rally the conservatives to their use. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule. Hitler set out to dismantle the structure of democratic rule। तो लोकतांत्रिक तरीके से में सरकार को लाने के लिए, उसको बदलने के लिए उनको जो करना पड़ा, उसके लिए थोड़ा उसको स्ट्रक्चर में बदलाव भी उसने लाया। mysterious fire that broke out in German parliament building in February, जर्मनी की जो पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, and facilitated his move। The fire decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech। तो एक 1933 आते आते जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी सोसाइटी में, वो हिटलर को ने इस तरह से समझाया, लोगों को बताया, लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी, एंड द असेंबली दैट हैड बीन गारंटीड बाय द वाइमर कंस्ट्रक्शन।
Weimar constructions. Then he turned on his enemies. Then he turned on his archneys, the communists, most of whom were hurried packed of the newly established concentration camps. तो बहुत सारा पहले से और भी कैंप चल रहे थे, लेकिन इन जितनी तेजी से नाजी पार्टी का उदय हुआ और ये लोग आए, उसकी डर से बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कैंप वगैरह बंद कर दिए. द repression of the communist was served. Out of the serving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of half a million. So नहीं ठीक तो है. The repressions of the communists served out of the serving 6,808 arrest files of Dusseldorf, a small city of half a million population. छोटा शहर है, and 1,440 were those communists alone. उसमें communist थे. They were however only one among the 52 types of victims prosecuted by Nazis across the country. तो नाजी पार्टी के लोग जो थे, विपक्षी जो थे, जिसको परेशान जिन्होंने इन लोगों को किया था, उसके 52 टाइप्स के दोषी पाए गए लोग, अलग अलग प्रकार के दोष में लोगों को अरेस्ट किया. तो आज हम लोग यही तक पढ़ेंगे. टुमारो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऑन 3 मार्च 1933 से, क्योंकि ये पार्ट हम लोग स्लोली पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा. तो होप सो कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा. विल मीट टुमारो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.